हेलो दोस्तों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम न्यायपालिका का भाग 2 फर्स्ट भाग में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज सेकंड भाग को हम समझेंगे और इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी खबर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। जान लेते हैं न्यायपालिका क्या है और इसके क्या क्या अर्थ होते हैं, जानेंगे। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थ है सरकार के दो अन्य अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और इसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव, कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। अब न्यायपालिका की सुरक्षाएं। न्यायपालिका की क्या क्या सुरक्षाएं ये भी समझ लेते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं। संविधान निर्माताओं का मानना है कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? भारतीय न्यायाधीशों को उनके पद से निम्न कारणों से हटाया जा सकता है। पहला कारण है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उनको पद से हटाया जा सकता है। दूसरा बिंदु है, न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। भारतीय न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। बात करते हैं, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय, फिर सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। देख लेते हैं पिरामिड को। सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, जिला अदालत और अधीनस्थ न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत और अधीनस्थ न्यायालय के क्या कार्य हैं? वर्णन कीजिए। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के कार्य जान लेते हैं। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के कार्य हैं। अब उच्च न्यायालय के कार्य कौन कौन से ये जान लेते हैं। उच्च न्यायालय के भी निचली अदालतों के फैसलों पर अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। जिला अदालत के कार्य, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है।
निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती हैं। भारत के अधीनस्थ न्यायालय के कार्य फौजदारी एवं दीवानी मुकदमों पर विचार करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है, ये भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से है लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है जो निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु है मौलिक। संघ और राज्यों के बीच के विभिन्न राज्यों के बीच आपसी विवादों का निपटारा करना। रीट, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, आदेश, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अपीली, दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक मामलों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। विशेषाधिकार, भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। और सलाहकारी, जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार का अर्थ बताइए। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कुछ मामलों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न